कि मेरे हाथ में जैकपॉट आ चुका है। इसके इस्तेमाल करने के साथ मैं अपनी फिजिकल बॉडी के सारे लिमिटेशन को तोड़ सकता हूँ। सारे स्केलेटन वहां से जाने की डियाब्लो से इजाजत देते हैं। डियाब्लो कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं है जब मैं तुम्हें समन किया हूँ। मैं तुम्हें आगे भी समन कर सकता हूँ। वो सारे लोग वापस जमीन में चले जाते हैं। आर्मी ऑफ द डेड को समन करने की वजह से उसके मुंह से खून भी आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश कर लिया होता है। डियाब्लो रिकी को देखते हुए कहता है मैं इसको ऐसे मरने नहीं दे सकता। रिकी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे मरने से अच्छा ये है कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ। वो नेक्रोमेंसी का यूज करके रिकी को वापस ही जिंदा करने लगता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार रोशनी आती है और रिकी की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर कोई औरत आ जाती है। वो कहती है बच्चे, अभी तुम इसके साथ क्या करने जा रहे थे? डियाब्लो उसको देखकर कहता है पियरो। पियरो कहती है कि हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है बिशॉप पे, जो कि पूरी तरीके से डियाब्लो के माइंड कंट्रोल के चपेटे में होता है। वो बस पूरे रास्ते में यही बड़बड़ा रहा होता है, मुझे एल्वेल्टन को बताना ही होगा, मुझे एल्वेल्टन को बताना ही होगा। तभी कोई उसका गला धड़ से अलग कर देता है और वो होती है वही नाइट जो कि थोड़े टाइम पहले बिशॉप को धमका के गई होती है। देन हम लोग देखते हैं लार्स को, जिसने की काइमेरास को मार दिया होता है, लेकिन इन सब के चलते उसको भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। शैडो नाइट्स लार्स से पूछते हैं या तुम ठीक हो? लार्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसके अंदर से काफी तेजी से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। वो समझ जाता है कि लॉर्ड पियरो पृथ्वी पे आ चुकी हैं। सीन शिफ्ट होता है डियाब्लो पे। पियरो डियाब्लो से पूछ रही होती है क्या हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं? डियाब्लो के कानों में उसकी बातें नहीं जा रही होती। वो बस यही सोच रहा होता है कि ये पियरो आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। डियाब्लो कहता है ओह तो मैं समझ गया, रिकी के आसपास जो भी डिवाइन पावर थी तो वो तुम्हारी थी। पियरो कहती है और तुम्हें ये बात पता है, उसके बावजूद जो चीज मेरी है उसको तुमने अनडेड बनाने की कोशिश की। डियाब्लो कहता है मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए, इसी वजह से मैंने ये सब किया। पियरो गुस्से में आते हुए कहती है तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अनडेड डेड नहीं होते? आखिर तुम कैसे नहीं समझ पा रहे हो कि लाइफ कितनी ज्यादा कीमती होती है? डियाब्लो गुस्से में आते हुए कहता है अब एक गॉड मुझे लाइफ की प्रीशियसनेस के बारे में सिखाएगी। वो तुम ही थी जिसने इंसानों का इतना सालों तक शोषण किया, इसीलिए मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो। पियरो चौंकते हुए कहती है क्या? मैंने ऐसा कब? जो भी हो, ये मेरा अपोस्टल बनने के पाथ में चल रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें इसको अनडेड नहीं बनाने दे सकती। डियाब्लो कहता है क्या अपोस्टल? देखो अपोस्टल उनको कहा जाता है जो कि गॉड से सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और उनका यही काम होता है कि वो गॉड से पहले बाकी सारे इविल्स को खत्म कर दें। डियाब्लो सोच रहा होता है मुझे ये तो पता था कि इस बच्चे के पास डिवाइन पावर्स हैं, लेकिन एक अपोस्टल, इसके बारे में मैंने तो सोचा भी नहीं था, और इसी वजह से इसको बचाने के लिए पियरो तो यहाँ पर उतर आई। अब ये सब कुछ तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। डियाब्लो पियरो से कहता है ओ मैंने तुम्हें नहीं बताया, सॉरी। वो कहती है क्या? डियाब्लो बताता है डार्क ऑरा ने ऑलरेडी ही रिकी की बॉडी को आधा कंज्यूम कर लिया है, इसीलिए रिकी ऑलरेडी ही पार्शियली अनडेड बन गया है। पियरो गुस्से में कहती है क्या? आखिर तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है? अभी डियाब्लो की पावर्स पहले जितने लेवल की नहीं होती, इसीलिए गॉड के प्रेशर को झेलने में उसको काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही होती है। पियरो कहती है अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगी। डियाब्लो कहता है तुमने सही तो कहा है, लेकिन ये समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो रिकी भी इंस्टेंटली मर ही जाएगा। देखो एक गॉड की सेवा सिर्फ और सिर्फ एक ही अपोस्टल कर सकता है, और मैंने ये भी सुना है अगर वो अपोस्टल मर जाता है तो अगले अपोस्टल को ढूंढने में काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है, और ऊपर से अगर तुम किसी अपोस्टल के लिए पृथ्वी में उतर कर आई हो तो वो तो काफी खास होगा। मैंने सही कहा ना? देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था मैं रिकी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरा भी एक दोस्त है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज के टाइम में तुम्हें अपोस्टल की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे पीसफुल एरा में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 गॉड्स की ही चलती है। मैंने सही कहा ना? वो कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इतना कुछ ज्यादा नॉलेज कैसे है? डियाब्लो कहता है आप सारे गॉड्स में सबसे ज्यादा समझदार हैं और सबसे ज्यादा लवेबल भी, इतनी कि आप बुरे को भी अच्छा बनाना चाहती हैं। वैसे मुझे ये बताइए कि आप अभी इस टाइम पावर स्ट्रगल में फंसी हैं। वो बिल्कुल शांत हो जाती है। डियाब्लो समझ जाता है कि इन 12 गॉड्स के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो चल रही है, और वो इस वजह से शांत है क्योंकि वो अपने डिवाइन नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकती और झूठ नहीं बोल सकती। वो कहता है डियाब्लो वॉल पे। पियरो उसका नाम सुनकर चौंक जाती है। वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता? डियाब्लो कहता है क्योंकि मैं वो ही हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डियाब्लो तो मर चुका था ना? साथ ही साथ उसका यहाँ पे पृथ्वी पे रुकने का टाइम भी खत्म हो रहा होता है। डियाब्लो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ। पियरो वहाँ से जाते हुए कहती है अगर तुम्हें मुझसे आगे बात करनी है तो तुम मुझसे मिलने एप्टन में आ जाना। उसके जाते ही रिकी जमीन पर आ जाता है। देन रिकी अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने होता है जिमी। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे तो खून बह रहा है और तुम्हारी आंखें पर्पल कलर की क्यों है? एक सेकंड, मुझे अपनी बॉडी अजीब क्यों महसूस हो रही है? डियाब्लो कहता है तुम खुद मरने वाले थे और उसके बाद भी तुम्हें दूसरे की चिंता हो रही है। तुम एक गॉड के अपोस्टल हो और साथ ही साथ आधे अनडेड भी। वो उसको पूरी कहानी बताते हुए कहता है तो इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने डार्क मैजिक के इस्तेमाल से हाफ अनडेड बना दिया, क्योंकि
मैं तुम्हारी जान को बचाना चाहता था। रिकी कहता है, ओ तो मतलब सारे डार्क मैज खराब नहीं होते, कुछ डार्क मैजेस तुम्हारे तरीके अच्छे भी होते हैं। डियाब्लो कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर फंसने दिया और मैं एक टाइम पे तो तुम्हारी बहन को भी मारना चाहता था। रिकी कहता है, लेकिन तुमने मेरी बहन को मारा तो नहीं है ना, और यहाँ तक कि तुमने मेरी जान भी बचाई, तो फिर तो तुम अच्छे इंसान हुए। डियाब्लो कहता है, तुम बेवकूफ हो, सब कुछ इतना भी आसान नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तभी रिकी डियाब्लो का हाथ पकड़ लेता है और उसके घावों को हील करने लगता है। वो कहता है, मुझे बस अंदर से लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ और देखो मैंने ये कर भी लिया। रिकी कहता है, यहाँ पर लार्स आते ही होंगे। डियाब्लो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और हाँ उसे बताना नहीं कि मैं यहाँ पर आया था। देन वो वहाँ से चला जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ जेनिथ के ऑर्फनेज को। वहाँ पर एक बंदा आर्गनोस के सामने अपना सिर झुका रहा होता है। वो कहता है, मैं ऑर्डर ऑफ जेनिथ का ऑर्बिटर हूँ। आर्गनो कहता है, आखिर मेरी जमीन पर आर्बिटर्स क्या कर रहे हैं? वो बताता है, हम लोग यहाँ पर पापियों को खत्म करने आए थे, वो भी हमारे ऑर्डर के कमांड पे। वो उसको काइमेरा के न्यूक्लियस दिखाते हुए कहता है, और हम लोगों को ये मिला। असल में असली पापी कोई और नहीं बल्कि हमारा ही बिशॉप था, और उसने हम लोगों से ये चीज कबूल भी ली, इसीलिए हम लोगों ने उसका गला काट कर बाहर ही लटका दिया। लार्स समझ जाता है कि ऑर्डर ये सब कुछ अपनी इमेज को सुधारने के लिए कर रहा है। वो कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बकवास पे भरोसा कर लेंगे? आर्गनो कहता है, शांत, बहुत हो गया, चाहे जो भी हो इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आखिर तुम्हारी मेरे साम्राज्य के अंदर मर्डर करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सबके सब मरना चाहते हो? ऑर्बिटर उसके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाता है और कहता है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको सजा दी जो कि आपके एरिया में केओस फैला रहे थे। आर्गनो कहता है, मेरे साम्राज्य में डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। यहाँ पर कोई भी मेरे अप्रूवल के बिना एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकता और न ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑर्बिटर काफी ज्यादा डर जाता है और वो खिड़खिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आप समझ नहीं पा रहे, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। आर्गनो कहता है, जेनिथ के फॉलोअर्स, तुमने अब लिमिट को क्रॉस कर दिया है और अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऑर्बिटर को समझ नहीं आ रहा होता कि उसको आर्गनो से अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, अगर आप चाहे तो आप जेनिथ के साथ अलायंस भी बना सकते हैं, इससे हम लोगों का ही फायदा होगा। आर्गनो विद इन अ सेकंड उसके एक हाथ को काट देता है। वो कहता है, अपनी जुबान पे लगाम दो, अगली बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं काटूंगा बल्कि काटूंगी तुम्हारा गला। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे राज्य हाइस में दोबारा दिख मत जाना। लार्स आर्गनो की चालाकी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है, आर्गनो ने तो काइमेरा का मुद्दा ही नहीं उठाया, उसको पता था कि ये लोग पहले से ही सबूत मिटा चुके होंगे, इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि उसके गुस्से को जस्टिफाई कर सकता हो, और उसने इसी का फायदा उठाकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। आर्बिटर वापस से आर्गनो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है, आप सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इस बार ही माफ कर दीजिए, आप जो भी कहेंगे ऑर्डर ऑफ जेनिथ वो चीज पूरा करेगी। वो इस वजह से यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि इन लोगों को पूरे ईस्टर्न रीजन में अपनी जड़ों को फैलाने से पहले हिस्स में अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा। आर्गनो कहता है, मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा, तुम लोगों ने पहले ही मेरे भरोसे को तोड़ दिया है, मैं फेथ इन जेनिथ को अपनी जमीन पर नहीं आने दूंगा। आर्बिटर भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि फेथ इन जेनिथ ने कंपनसेशन के तौर पे काफी सारा पैसा आर्गनो को दिया, पूरी जगह को खाली कर दिया। हम लोग देखते हैं रिकी और एना के घर को जहाँ पर लार्स आया होता है। वो उनके सामने सर झुकाते हुए कहता है, मैं हूँ लार्स एरोमेटिक, द डिवाइन एग्जीक्यूटर ऑफ पियोरो। लॉर्ड रिकी आगे चलकर लॉर्ड पियोरो के अपोस्टल बनेंगे और लेडी एना को भी अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा और तभी वो अपनी आंखों को खोलेंगी। मुझे आप दोनों को कैप्टन में ले जाते हुए काफी ज्यादा खुशी होगी। आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना होगा वो मैं करूंगा। रिकी कहता है, क्या मेरी बहन अपनी आंखों को खोलेगी? लार्स कहता है, बिल्कुल। उसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एना को गले से लगा लेता है। लार्स सोच रहा होता है, इस बार अपोस्टल और सेंट दोनों ही सेम एरा में अपेयर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ही घोर संकट आने वाला है, इसीलिए लॉर्ड पियोरो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन दोनों की रक्षा कर पाऊँ। वही दूसरी तरफ डियाब्लो बताता है, इन गॉड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट तो चल ही रहा है, आखिर तभी तो जेनिथ काइमेरा पैलेडिस बना रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पियोरो इन सबसे अलग है, बस मुझे ऐसा लगता ही है। अब असली सच्चाई तो मुझे एप्टन में ही जाके पता चलेगी और इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। हम लोग देखते हैं डियाब्लो अपनी मदर के सामने बहुत ज्यादा प्यारा बच्चा बन जाता है। उसकी मम पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया? डियाब्लो कहता है, कुछ भी तो नहीं, मुझे बस टी टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मम कहती है, अच्छा तुम्हें पहले तो ये पसंद नहीं आता था, तो मुझे सच सच बता दो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वो कहता है, मैं एप्टन में जाके आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मम पूछती है, एप्टन किस लिए? वो कहता है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि एप्टन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी मम कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने मतलब के लिए आए थे, तभी मैं सोचूं तुम्हारे लिए मेरे ऊपर प्यार क्यों उमड़ पड़ा। देखो अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। डियाब्लो सोच रहा होता है, ये सब तो बहुत ज्यादा क्रिंज है, लेकिन फिर भी अगर मुझे अपने मोटिव को पूरा करना है तो मुझे ये सब तो करना ही होगा। वो बहुत प्यारा बन के कहता है, मॉम मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और
ये कहने के बाद अपना सर टेबल पर पटकने लगता